बिंदु पथ शब्द से स्पष्ट हो रहा है कि बिंदु का जो रास्ता है उसे हम बिंदु पथ कहेंगे। ये एक बिंदु है और ये चल रहा है, तो ये बिंदु का एक बिंदु पथ हो जाएगा। ये बिंदु ऐसे भी चल सकता है, ये बिंदु ऐसे भी चल सकता है, और ये सब बिंदु पथ हैं। लेकिन गणित में हम जिस बिंदु पथ की चर्चा करेंगे वो बिंदु किन्हीं शर्तों के साथ चलता है, गमन करता है, गतिशील होता है। बिंदु गतिशील होगा किन्हीं शर्तों के साथ में। उदाहरण के लिए हम एक बिंदु पथ जिससे आप बहुत अच्छी तरह से परिचित हैं वह है वृत्त। एक निश्चित बिंदु है O और एक बिंदु है P जो कि O से निश्चित दूरी पर हमेशा रहता है। निश्चित बिंदु है O, P बिंदु ये गतिशील है, ये गमन करता है, ये चलता है, और जिस रास्ते से चलता है वो रास्ता आप जानते हैं कि वो इस तरह का रास्ता रहता है, एक वृत्ताकार रास्ता रहता है। तो बिंदु P का जो पथ होगा, बिंदु पथ होगा, इस शर्त के साथ कि ये बिंदु O से हमेशा समान दूरी पर रहता है, ये वृत्त हो जाएगा। इसका एक उदाहरण हमें आप लोगों ने ये प्रकार से तो काम किया ही होगा। देखिए एक बिंदु है, उस पर हमने एक प्रकार की नोक रख ली और दूसरे एंड से हमने चलना शुरू कर दिया, वृत्त आपने खींचे होंगे। तो ये जो पथ बनेगा ये बिंदु पथ होगा, इस शर्त के साथ कि ये बिंदु एक निश्चित बिंदु से, स्थिर बिंदु से समान दूरी पर रहता है। एक बिंदु पथ और आप देखिएगा, एक बिंदु पथ और देखिए, ये एक बिंदु पथ है। प्रश्न उठता है कि ये बिंदु पथ आखिर बना कैसे होगा। यहां पर P बिंदु गतिशील है, ये गमन कर रहा है, और शर्त उसकी एक है कि दो निश्चित बिंदुओं से AP और BP ये कांस्टेंट हैं, निश्चित हैं। ये OP यहाँ पर A प्लस AP और BP ये लंबाई स्थिर रहती है। ये देखें ये आखिर बना कैसे होगा। ये मित्रों, जैसा अभी बताया गया कि एक बिंदु स्थिर है और एक दूसरा बिंदु इस प्रकार गमन कर रहा है कि उसकी स्थिर बिंदु से दूरी हमेशा समान रहे, तो वो एक वृत्त बनाता है, यानी कि उस बिंदु का बिंदु पथ वृत्त हुआ। और इस प्रकार का एक उदाहरण हमें अपने दैनिक जीवन में भी देखने को मिलता है। आप याद करें कि कोहलू में जब बैल घूमता है तो वो उसका एक दूरी जो है वो स्थिर रहती है, और उसका जो पथ बनता है, उस बैल का चलने का जो पथ है, अगर आप ध्यान दें तो वो वृत्ताकार होता है। वो बिंदु पथ का एक बहुत अच्छा उदाहरण हमारे दैनिक जीवन में हमें देखने को मिलता है। दो बिंदु हैं A और B, ये स्थिर हैं। एक बिंदु P और है, ये बिंदु P गतिशील रहेगा। शर्त यह है कि AP और BP की दूरी ये स्थिर रहे। देखिए हम इसे चला रहे हैं, फिर से देखिएगा। ये इस तरह का रास्ता बन रहा है। आप उसको बना करके देखिएगा। दो निश्चित बिंदु ले लीजिए, वहाँ पर आप कील गाड़ सकते हैं और एक ढीली रस्सी उनसे बांध दीजिए दोनों किनारे से, और रस्सी को तना हुआ रखिए, और फिर
एक रास्ता बनेगा, ये रास्ता दरअसल में दीर्घवृत्त कहलाता है। दीर्घवृत्त के बारे में आप अगली कक्षाओं में बहुत कुछ पढ़ेंगे। यहाँ पर केवल एक ही शर्त थी पी बिंदु के गतिशील होने की कि दो निश्चित बिंदुओं ए और बी से ए पी और बी पी की दूरी ये हमेशा समान रहती है। एपी और बीपी की दूरी समान ना रहकर एक विशेष बात इसमें यह है कि एपी पी बिंदु इस प्रकार गमन कर रहा है कि उसकी दूरी ए और पी से इनका जो योग है वो हमेशा स्थिर रहता है। आप अगर इसे पुनः देखें तो ये जो धागा है, ये धागा हमें बता रहा है कि ये दूरी अगर हम इसको इस प्रकार रखते हैं तो ये बिंदु P हमारा हुआ और ये इसकी दूरी हुई बिंदु A से और दूसरी दूरी हुई बिंदु P से, और इनका योग अगर हम करें तो ये योग जो आ रहा है वो स्थिर रहता है, क्योंकि धागे की लंबाई हमेशा हम खींचा हुआ धागा रख रहे हैं, स्थिर रहती है। तो ये बिंदु जो दीर्घवृत्त बनता है, बिंदु पथ हुआ किस बिंदु का, जिसकी दूरी A और P से इनका योग दूरियों का वो समान रहता है, स्थिर रहता है। हाँ, आप इसे बना के देखिएगा, निश्चित रूप से आपको आनंद आएगा और ये पता भी चलेगा कि डोरी तनी हुई कैसे रखती है, स्थिर बिंदु हमारे कौन से हैं, वगैरह वगैरह। एक बिंदु पथ देखते हैं। एक बिंदु P है जो एक रेखा से हमेशा समान दूरी पर रहता है। एक बिंदु P है, एक स्थिर रेखा है और इस स्थिर रेखा से ये P की दूरी हमेशा समान रहती है। तो निश्चित रूप से इसकी गति, जैसे आप पैमाने से रेखा खींचते हैं ना, और पैमाने से रेखा खींचते हैं तो उसकी शक्ल ये आती है। तो इस P बिंदु का बिंदु पथ ये एक सरल रेखा हुआ, और ये रेखा, ये बिंदु, इस रेखा का प्रत्येक बिंदु दी हुई रेखा से एक निश्चित दूरी पर रहेगा। एक और देखते हैं, ये दो रेखाएं हैं, एक रेखा L है और दूसरी रेखा आपके पास N है। एक बिंदु P इस तरह का है कि ये दोनों रेखाओं से समान दूरी पर रहता है। इस रेखा से और इस रेखा से ये समान दूरी पर रहता है। निश्चित रूप से P बिंदु से इस रेखा के ऊपर लंब डालें, P बिंदु से इस रेखा के ऊपर लंब डालें तो दोनों लंबाइयाँ ये समान। इसका मतलब दूरी से हमारा मतलब लंबवत दूरी है। दूरी से मतलब लंबवत दूरी। तो ये बिंदु, ये हमारा जो गमन करता है, या इस P बिंदु का बिंदु पथ इस शर्त के साथ कि ये दो निश्चित रेखाओं से समान दूरी पर रहता है, वो आपका बिंदु पथ P का हो जाएगा। एक और देखिए, ये हमारे पास दो बिंदु हैं, ये निश्चित बिंदु हैं, और एक बिंदु इस तरह से गमन करता है कि B और P की दूरी C और P की दूरी के ये बराबर रहती है। दो निश्चित बिंदु हैं और बिंदु इस तरह से गमन कर रहा है कि इस चलित बिंदु की दूरी निश्चित बिंदुओं से हमेशा बराबर रहती है। कहने का मतलब ये है कि ये दूरी और ये दूरी ये दोनों समान हैं। एक स्थिति ऐसी आएगी जबकि ये P बिंदु इन दोनों के मध्य बिंदु बन जाएगा, और मध्य बिंदु पर होने के कारण ये जो दूरी है और ये जो दूरी है, ये दूरियां आपस में समान हो जाएंगी। तो PB और PC ये समान हैं, DB और DC ये समान हैं। तो इसका जो बिंदु पथ बनेगा ये बिंदु पथ होगा, P का बिंदु पथ। और हम आगे चल कर के देखेंगे ये जो बिंदु पथ है इस BC रेखा के ऊपर ये लंबवत होता है। इसी के संबंध में एक प्रमेय दिया हुआ है, यदि AP बराबर BP, यदि इस तरह की शर्त है तो P का बिंदु पथ रेखा AB पर लंब अर्धक होता है। A और B ये आपके निश्चित बिंदु हैं। एक बिंदु P है जो इस तरह से गमन करता है कि AP बराबर BP, जो आपको पहले बताया था। तो हमें सिद्ध करना है कि PM ये जो बिंदु पथ है
ये ए बी पर लंबवत होगा। यदि ए पी और बी पी बराबर हैं तो पी का बिंदु पथ ए बी पर लंबवत होगा। यह हमें सिद्ध करना है। देखिए, यहाँ हम ये लेकर चल रहे हैं कि जो बिंदु हैं, बिंदु का जो बिंदु पथ है वो सरल रेखा है, और हमें ये सिद्ध करना है कि ये जो सरल रेखा आ रही है यह ए और बी स्थिर बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा पर लंब होती है, और ए और बी के मध्य जो रेखाखंड बनता है उस रेखाखंड का यह अर्धक भी होती है, यानी कि समद्विभाजक होती है। देखिए, पिछली भी हम पहले चर्चा कर चुके हैं कि जब हमें कोई चीज़ सिद्ध करनी होती है, जब कोई हमें प्रमेय सिद्ध करना होता है, या हमने कोई रचना की है और ये देखना होता है कि ये तर्क द्वारा ये रचना जो हमने की है वो सही बैठती है, तो हम एक विश्लेषण की प्रक्रिया पर आते हैं। हम विश्लेषण करते हैं कि ये जो आपने बताया था अभी, ये जो दूरियां हैं, ये पी से डाला हुआ वो लंब होगा। इसकी हम सार्थकता देखना चाहते हैं कि लंब होगा तो उसके लिए कंडीशंस क्या होंगी। इस प्रक्रिया को हम विश्लेषण करना कहते हैं। हम ये देखना चाहते हैं कि क्या दिया है। यहाँ पर हमें दिया हुआ है कि ए पी और बी पी ये समान दूरी पर है। क्या सिद्ध करना है? हमें यहाँ पर सिद्ध करना है कि पी एम ये लंबवत है। दिया हुआ है ए पी बराबर बी पी, और सिद्ध करना है कि पी का बिंदु पथ ये ए बी पर ये लंबवत होगा। तो विश्लेषण करते समय ध्यान रखते हैं कि क्या दिया हुआ है, क्या सिद्ध करना है। ये दो चीज़ें हमारे मस्तिष्क में हैं, क्या दिया हुआ है और क्या करना है। प्रॉब्लम को पढ़ने के बाद में ये हमारे मन में बात आ गई। अगला जो चरण है, ये जो दिया हुआ कथन है, क्या हम उसका चित्र बना सकते हैं? हाँ, हमने एक चित्र बना दिया कि भाई ये जो कथन है, क्या दिया हुआ है, ए पी बराबर बी पी दिया हुआ है। क्या सिद्ध करना है? पी एम लंबवत है। क्या हम इसका चित्र बना सकते हैं? हाँ, एक हमने चित्र बना दिया, ये हमारा चित्र। अगला जो चरण है वह है हम इसे सिद्ध कैसे करें कि ये पी एम ए बी पर लंबवत है। अगला चरण आता है, क्या हमें रचना करनी होगी। हम क्या करें, किस प्रकार की हम रचना करें कि हम ये सिद्ध कर सकें कि पी एम ए बी पर लंबवत है। और जो आगे के चरण हैं, रचना हम जब कभी भी करते हैं तो रचना का स्वरूप क्या होता है। साधारण रूप से जो हम रचना करते हैं वो है कि दो बिंदुओं को हम मिला देते हैं, या एक बिंदु से दूसरी रेखा के समानांतर रेखा खींच देते हैं, या कोण अर्धक खींच देते हैं, या शीर्ष बिंदु से लंब डाल देते हैं, या लंब अर्धक खींच देते हैं। इस प्रकार की रचना हम प्रायः किया करते हैं। दो बिंदुओं को मिलाना, समानांतर रेखा खींचना, कोण अर्धक खींचना, शीर्ष बिंदु से लंब डाल देना, या कोई आपका रेखाखंड दिया हुआ है उसका लंब अर्धक खींच देना। इसलिए विश्लेषण में जो अगले चरण हैं, अभी तक हम जिन चीज़ों को जानते हैं वो चीज़ें हमारे पास कि एक तो सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ये दो रेखाएं एक दूसरे को काट रही हैं तो जो सम्मुख कोण बनेंगे वो हमेशा बराबर होते हैं। ये हम जानते हैं, पहले से जानते हैं, और इस तथ्य को हम सिद्ध करते समय, प्रमेय को सिद्ध करते समय हम इस्तेमाल करेंगे। हम ये भी जानते हैं कि ये दो समानांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काट रही है तो एकांतर कोण बराबर होते हैं, संगति कोण बराबर होते हैं, अंतः कोणों का योग दो समकोण के बराबर होता है।
इन चीज़ों को हम पहले देख चुके हैं और हम ये भी जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 2 समकोण के बराबर होता है। ये जाने पहचाने तथ्य हैं जिनको कि हम इस्तेमाल करेंगे किसी चीज़ को सिद्ध करने के लिए। एक और चीज़ पिछली बार हम देख चुके हैं कि 2 त्रिभुज ये सर्वांग सम कब होते हैं, और इनकी जो शर्तें हमने देखी थी वो थी या तो भुजा कोण भुजा एक त्रिभुज की दूसरे त्रिभुज की संगत भुजा कोण भुजा के बराबर हो, या फिर कोण भुजा कोण वाली शर्त लागू होती हो, या फिर भुजा 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 वाली ये शर्त लागू होती हो, या फिर समकोण भुजा और कर्ण ये वाली शर्त लागू होती हो। तो ये इन तथ्यों को हम इस्तेमाल करते हैं किसी प्रमेय को सिद्ध करने के लिए। अब हमारे पास शर्त जो थी, जो हमें सिद्ध करना था, वो इस तरह का था कि AP और BP बराबर हैं, तो हमें सिद्ध करना है कि P का बिंदु पथ AB के लंबवत होगा। हमने AB का एक मध्य बिंदु M ले लिया, क्योंकि AP और BP यदि बराबर हो रहे हैं तो निश्चित रूप से AB के ऊपर एक बिंदु ऐसा ज़रूर होगा जो कि MA और MB इस शर्त को पूरा करेगा। अब हमें सिद्ध करना है कि लंबवत है। लंबवत का मतलब है M पर बने हुए जो 2 कोण हैं PMA और PMB ये आपस में बराबर होंगे, और बराबर होंगे तो आपस में समकोण होंगे। तो क्योंकि कोण बराबर कोण हमें सिद्ध करना है, तो हम 2 त्रिभुजों का निर्माण कर लें और सिद्ध कर दें कि ये त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांग सम हैं। हमेशा पहले भी आपको बताया था कि यदि हमें भुजा को बराबर भुजा के सिद्ध करना है, कोण को कोण के बराबर सिद्ध करना है, तो हम ऐसे 2 त्रिभुजों की रचना कर लें, ऐसे 2 त्रिभुज बना लें और उनमें सर्वांग समता स्थापित कर दें। यहाँ पर भी M बिंदु है, M मध्य बिंदु है, तो ये हमने एक रचना कर ली है। अब ये जो आपकी जो त्रिभुज हैं, इन त्रिभुजों में आप देखेंगे कि AP और BP के बराबर था, तो निश्चित रूप से A पर बना हुआ कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा। ये M आपका मध्य बिंदु है, AM और BM के बराबर हो जाएगा। ये रेखा एक ही उभयनिष्ठ होने के लिए जा रही है। इन सब कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए हम ये सिद्ध कर देंगे 2 त्रिभुजों में बांट करके, और जो उनके विभिन्न अंग हैं उनको बराबर सिद्ध करते हुए हम इस निष्कर्ष पर पहुंच जाएंगे कि कोण PMA और कोण PMB ये बराबर हैं, और बराबर हैं प्रत्येक उनमें से 90 डिग्री का होगा, और ये PM रेखा इसके लंबवत होगी। अब आपकी पुस्तक में ये प्रमेय का प्रूफ दिया हुआ है, आप उसे देख लीजिएगा और पढ़ लीजिए। और हम आगे चलते हैं बिंदु पथ पर कि हमारे पास AB और CD ये 2 रेखाएं हैं। एक P बिंदु है, उसकी शर्त ये है कि PM और PN ये समान हैं। PM और निश्चित रूप से यदि किसी बिंदु का किसी रेखा से हम दूरी नापते हैं तो लंबवत दूरी नापते हैं जी। जैसा कि आपने पहले बताया था, हाँ जी। ये दूरी हम लंब के रूप में नापेंगे। तो हम इस पर PM और PN ये 2 इसके लंब हैं। ये इसकी दी हुई कंडीशन है। कंडीशन क्या है? 2 प्रतिच्छेदी रेखाओं से समदूरस्थ बिंदु का बिंदु पथ रेखाओं से बने कोण का कोणार्धक होता है। यानी यदि ये P बिंदु इस तरह का है कि ये इन दोनों रेखाओं से समान दूरी पर है, तो P बिंदु का बिंदु पथ P बिंदु का बिंदु पथ किसका अर्धक होगा? इन 2 रेखाओं द्वारा बनाए गए कोण का। और यहाँ कोण कौन से बन रहे हैं? कोण आपके बन रहे हैं D
ओ बी DOB, ये कोण बन रहा है, कोण इधर भी बनेगा, हाँ। तो इसका कोण अर्धक होगा। इसको किस तरह से प्रूफ किया जाए, ये हम आपके पास छोड़ रहे हैं। अच्छा होगा कि ये लोग इसको देख लें। जी हाँ, एक संकेत जरूर देंगे कि आप विश्लेषण कीजिए, ज्ञात कीजिए कि क्या दिया गया है, क्या दत्त है, क्या आपको सिद्ध करना है, उसका एक चित्र बनाने का अभ्यास कीजिए, किस प्रकार उसका चित्र बनाया जाएगा। कोई रचना सोचिए, क्या रचना, और रचना हमें सोचनी होती है ये देखने के लिए कि जो चीज़ दी गई है उससे सिद्ध करने तक हम किस प्रकार पहुंच सकते हैं, कौन से ज्ञात तथ्यों को हम उपयोग कर सकते हैं। और उन ज्ञात तथ्यों का आपको ज्ञान होना बहुत आवश्यक है, तभी आप रचना बता पाएंगे और एक तर्क संगत सीक्वेंस, श्रृंखला हमारे दिमाग में बन जाती है कि हमें क्या क्या करना है इस प्रमेय को सिद्ध करने के लिए। आपकी पुस्तक में दिया है, उसे भी इस प्रकार सोचिए। हाँ, पुस्तक में जो चीज़ नहीं दी है वो है विश्लेषण करना। जी जी, जिसको कि आपको विश्लेषण करना है, और विश्लेषण के हमने आपको चरण बना दिए थे। आपको विचार करना है क्या दिया हुआ है, क्या सिद्ध करना है। क्या हम चित्र बना सकते हैं? हम चित्र बना लें। अब आगे हम क्या रचना करें? रचना के आपको चरण बता दिए थे, 2 बिंदुओं को मिलाना, कोण अर्धक खींचना, लंब अर्धक खींचना, समानांतर रेखाएं खींचना। ये आपके विश्लेषण के ये जो रचनाएं करते हैं उनके ये अंग हैं। और रचना करने के बाद में कुछ आपको जो बताया था, जो जाने पहचाने तथ्य, सम्मुख कोण बराबर होते हैं जी, समानांतर रेखाओं में संगति कोण, ये इन तथ्यों को हम इस्तेमाल करते हुए हम अपनी किसी थ्योरम को सिद्ध करते हैं। और देखिए ये भी ध्यान दें कि ये आवश्यक नहीं है कि हर चित्र में हर प्रमेय के लिए आप रचना ही करें। ये निर्भर करता है किस प्रकार की प्रमेय हम सिद्ध करने जा रहे हैं, और उस प्रमेय के लिए किस प्रकार की रचना करनी होगी, ये व्यूह रचना आपको करनी होगी। जी जी, है बिल्कुल। एक और आगे चलते हैं। एक चतुर्भुज है ABCD, और इसके कोण अर्धक हैं B और C। B और एक B का कोण अर्धक है, एक C का कोण अर्धक है, और ये 2 कोण अर्धक हैं ये P बिंदु पर काटते हैं। सिद्ध करना है कि बिंदु P भुजाओं AB और DC से समदूरस्थ है। दिया हुआ है एक चतुर्भुज ABCD जिसके कि बिंदु B और C के कोण, जिसके कोण अर्धक आपके P बिंदु पर मिलते हैं। तो हमें सिद्ध करना है कि ये बिंदु P शेष 2 भुजाओं से ये समदूरस्थ है। जी, समदूरस्थ का मतलब यदि P बिंदु से इन रेखाओं के ऊपर हम लंब डाल दें जी, तो उन लंबों की लंबाई समान होगी, बराबर होगी। लंब हमें डालने होंगे जी, और फिर सिद्ध करना होगा कि PM और PN ये समान दूरी पर है, ये समान है। अब देखिए चित्र आपके सामने है। ABCD ये चतुर्भुज, B का कोण अर्धक और C का कोण अर्धक ये P बिंदु पर मिल रहे हैं। सिद्ध करना है कि ये समान दूरी पर हैं। समान दूरी पर इसका मतलब पहले हम इनके ऊपर लंब डाल दें और लंब डालने के बाद हम ये सिद्ध कर दें कि ये समान दूरी पर है। अब देखिए ये दूरियां PM और PN ये बराबर हैं। इनको सिद्ध करने के लिए हमें 2 त्रिभुजों की संकल्पना करना आवश्यकता पड़ेगी, और उन 2 त्रिभुजों को हम सर्वांग सम सिद्ध करेंगे। जी, एक बार सर्वांग सम ये सिद्ध हो जाते हैं तो हम निश्चित रूप से कह पाएंगे कि PM और PN ये आपस में बराबर है। इसमें राजपूत साहब जो मुख्य चीज़ है निकल करके आती है वो यही है कि दी हुई शर्तों के अनुसार हम पहले तो एक चित्र की रचना कर लें। जी, ABCD दिया हुआ था, कर लिए भाई ABCD, हमने एक चतुर्भुज बना लिया। ये चतुर्भुज वर्ग, आयत, समांतर चतुर्भुज या सम चतुर्भुज होना आवश्यक नहीं है। आप किसी भी तरह का एक चतुर्भुज बना लीजिए। और गणित के अध्ययन में राजपूत साहब ये बड़ी मुख्य चीज़ है कि यदि हमें किसी विशेष प्रकार का चतुर्भुज नहीं दिया हुआ है, आयत, वर्ग या सम चतुर्भुज या समांतर चतुर्भुज ये नहीं दिया हुआ है, तो हम एक ऐसा त्रिभुज बनाएंगे जिसकी सभी भुजाएं अलग अलग हों।
क्योंकि वो क्योंकि हाँ, एक सर्वमान्य स्थिति में जी। हम इस प्रमेय को सिद्ध जी, करने जी। के लिए जा रहे हैं। हम्म, फिर वो कहते हैं कि कोण बी और सी के अर्धक, भाई ये कोण बी है, इसका हमने अर्धक खींच दिया, कोण सी का अर्धक खींच दिया, और ये दोनों अर्धक ये पी बिंदु पे मिल रहे हैं। ये काम हमने जो दिया हुआ है उसके उसी के अनुसार आधार किया। पर बनाया। ये पी बिंदु पे कट रहे हैं। सिद्ध क्या करना है कि पी बिंदु ए बी और डी सी से समदूरस्थ है। समदूरस्थ है। इसका मतलब है पहले हम इनके ऊपर लंब डाल दें, पी एम और पी एन, और फिर हम सिद्ध करने की कोशिश करें कि पी एम और पी एन ये दोनों समान है। बराबर हैं। और इसके लिए जैसा कि आपको पहले बताया था, हम दो त्रिभुज सोच लें कि जिनके कि ये अंग होने के लिए जा रहे हैं, पी एम और पी एन। निश्चित रूप से ऐसे दो त्रिभुज हमारे पास बी पी एम और सी पी एन, ये तो दो त्रिभुज बन जाएंगे। क्योंकि हमने रचना की है किस तरह की कि ये तो कोण अर्धक हैं, तो ये कोण एक आपका एक ये कोण है। हमें सिद्ध करना होगा कि ये दो त्रिभुज अनुरूप हैं, ये भुजाएं इसके बराबर हैं, ये भुजा इसके बराबर है, ये दोनों में। अब देखिए हम जब सिद्ध करेंगे, क्योंकि ये आपका एक कोण अर्धक हैं, ये हमें यहाँ पीछे एक जो हमने प्रमेय पढ़ी थी उसका हमें सहारा लेना होगा जी। क्योंकि जब कभी भी आपके कोण अर्धक होते हैं तो पी बिंदु इन दोनों रेखाओं से समान दूरी पर होता है, और पी बिंदु की दूरी और ये दूरी ये समान होगी। ये कोण है, इसका ये कोण अर्धक है, तो पी बिंदु से ये दूरी और ये दूरी ये दोनों समान होंगी। अब हमने ये देख लिया कि पी एल पी एम ये बराबर हैं, पी एल और पी एन ये भी बराबर हैं, एल दोनों में उभयनिष्ठ है। इसका मतलब है कि पी एम और पी एन ये दोनों बराबर हो जाएंगे, और हम ये सिद्ध कर सके कि ये समान दूरी पे हैं, समदूरस्थ हैं। देखो मित्रों, कितना आसान हो गया देखने में, जो कितना मुश्किल लग रहा था, इसमें एक तर्क देकर हमने पिछली प्रमेय का एक तर्क दिया, और उस तर्क के आधार पर हमने सिद्ध कर दिया कि पी बिंदु दोनों रेखाओं से आमने सामने की भुजाओं से समान दूरी पर स्थित है। देखने में जो बहुत मुश्किल लग रही थी प्रमेय, चित्र बनाकर कितनी आसान हो गई। सो मित्रों, चित्र बनाना उतना ही आवश्यक है जितना कि प्रमेय के प्रमाण के बारे में सोचना है। चित्र बनाना, विश्लेषण करना, जी, चित्र बनाना, विश्लेषण करना और जाने हुए पहचाने तथ्यों का उपयोग करना। ये है पूरी ज्योमेट्री के पढ़ने का सार। जी। त्रिभुजों के संबंध में कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हमें देखने में आती हैं। जैसे कि आपका एक ABC त्रिभुज है, और वहाँ पर कहा गया है कि किसी त्रिभुज के कोण अर्धक संगामी होते हैं। आगे की जो 2-3 प्रमेय हैं जी, देखेंगे, वो संगामी, एक बिंदु से जाने वाली। जी। तो पहला है कि किसी बिंदु के कोण अर्धक, किसी त्रिभुज के कोण अर्धक संगामी संगामी होते हैं। जी। क्या दिया हुआ है? ABC एक त्रिभुज, कोणों के अर्धक, मान लीजिए C कोण का अर्धक ये CD है, C कोण का अर्धक ये CD है, B कोण का अर्धक ये BF है। हमें सिद्ध करना है कि कोण A का अर्धक AO होगा। कोण अर्धक संगामी होते हैं, ये हमें एक सिद्ध करना है। जी। दो कोणों के अर्धक ये तो निश्चित रूप से किसी न किसी बिंदु पर काटेंगे कि नहीं काटेंगे। हाँ, अगर वो दोनों कोण समान नहीं है, समान हो भी तब भी एक तल में बने हुए हैं, दो भुजाएं हैं, दो रेखाएं हैं, तो एक दूसरे के ऊपर निश्चित रूप से काटेंगे। जी। तो ये आपका कोण C का कोण अर्धक CD और कोण B का कोण अर्धक BF, ये तो निश्चित रूप से काटेंगे। मान लीजिए ये O बिंदु पर काटते हैं। हमें सिद्ध क्या करना था कि तीनों कोण अर्धक संगामी होते हैं, एक बिंदु से पास होते हैं। तो दो तो हमने काट दिए, तीसरी बिंदु A को शीर्ष बिंदु से हमने O को मिला दिया। और अब हम ये सिद्ध करने के लिए जा रहे हैं कि AO रेखा या AE रेखा ये कोण A का कोण अर्धक है।
एक बार फिर से हम जोर दे के कहना चाहेंगे कि कोण बी और कोण सी, इनके अर्धक तो निश्चित रूप से काटेंगे और ये ओ बिंदु पर काट रहे हैं। अब हम तीसरे शीर्ष से ओ बिंदु को मिलाए दे रहे हैं और अब हमें सिद्ध करना है कि ए ओ रेखा, ये कोण ए का ये कोण अर्धक है जी। देखिए, एक तो तरीका ये है कि भाई दो कोणों के अर्धक खींचे, ओ बिंदु पर काट रहे हैं, ए ओ को मिला दिया और हमने कोण बी ए ओ और सी ए ओ इनको नाप लिया और नाप करके हमें पता चलेगा कि अरे ये तो समान है, बराबर है। ये जो विधि है इस तरह का निष्कर्ष निकालने की, जैसा कि बहुत पहले बताया था, ये आगमन विधि जी। आगमन विधि, ये शुरू में यदि कोई तथ्य हमें स्थापित करना है तो हम आगमन विधि से ही तथ्य स्थापित किया करते हैं। यहाँ पर ये जो तथ्य है कि तीनों बिंदु संगामी हैं, तीनों कोण अर्धक संगामी हैं, इसको पहले हमने खींच करके देखा, मिला करके देखा और ये पता चला कि ये एक दूसरे से एक ही बिंदु पर काटते हैं, मतलब बिंदु ये संगामी हो गए। बच्चों, ये इसका समय के को ध्यान में रखते हुए इसका जो प्रूफ है, इसका जो प्रमाण है, ये आपको पुस्तक से देखना होगा और अपने गुरुजी से इसके ऊपर चर्चा करनी होगी। अपने साथियों से भी आप चर्चा कर सकते हैं, लेकिन ये आप काम करके देखिएगा। हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं। बात संगामी रेखाओं की हो रही है या संगमन की हो रही है। अंग्रेजी में जैसे कॉन्ग्रुएंसी, कॉनकरेंसी कहते हैं, उसकी हम बात कर रहे हैं। तो पहले हमने देखा था कि त्रिभुज के कोण अर्धक संगामी होते हैं। एक दूसरा जो बहुत महत्वपूर्ण तर्क है, मैं आपका निष्कर्ष है, वह है कि इसके लंब अर्धक, भुजाओं के लंब अर्धक, ये भी संगामी होते हैं। त्रिभुज एबीसी है, एबी का लंब अर्धक ये आपका ओ है, एबी का लंब अर्धक एफसी है, एफओ, हाँ एफओ है। बीसी का लंब अर्धक डीओ है, ओडी है, और एसी का लंब अर्धक ये ओई है। ये दरअसल में हमें सिद्ध करना होगा कि तीनों लंब अर्धक संगामी होते हैं। एबी के मध्य बिंदु से लंब खींच दें, बीसी के मध्य बिंदु से ये लंब खींच दें और एसी के मध्य बिंदु से ये हम लंब खींच दें, तो तीनों लंब ये एक बिंदु पर जाकर के मिलेंगे। ये एक बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है ये जी। तो पहला काम तो ये है कि आप त्रिभुज बनाइए, भुजाओं के मध्य बिंदु निकालिए, उन पर लंब खींचिए और देखिए कि ये तीनों लंब एक बिंदु से एक बिंदु पर जाकर के मिलते हैं। हम यहाँ आपके कोई से दो रेखाखंडों के लंब अर्धक खींच रहे हैं। मान लीजिए हमने आपका AB का लंब अर्धक खींच दिया FD, FO, AC का लंब अर्धक खींच दिया EO, ये तो दोनों कटेंगे ही। इसके तीसरी भुजा के मध्य बिंदु से हमने इसको मिला दिया। अब हमें सिद्ध करना है कि आपका ये जो OD है ये BC के ऊपर लंबवत है, मध्य बिंदु से मिलाया लंब है और मध्य ये मध्य बिंदु से मिलाया है। तो हमें सिद्ध क्या करना होगा कि OD ये लंबवत है किसके, BC के। दो AB और AC के तो मध्य बिंदुओं से हमने लंब खींच दिए, ये O बिंदु पर कट रहे हैं। हमने क्योंकि हमें संगामी सिद्ध करना है तो तीसरी रेखा BC के मध्य बिंदु को हमने O से मिला दिया
और अब हमें सिद्ध करना है कि कोण ODC ये समकोण है। और यदि हम इसे सिद्ध कर सकते हैं तो हमारी थ्योरम ये प्रूफ हो जाएगी। इसका जो प्रूफ है उसको फिर हम आपके पास छोड़ रहे हैं। कृपया से देखिएगा। दो त्रिभुजों को सर्वांग सम कीजिए। यदि सर्वांग सम कर लेते हैं तो ये कोण और ये कोण ये बराबर हो जाएंगे और बराबर होने पर उनमें से प्रत्येक एक समकोण के बराबर हो जाएगा। डॉक्टर साहब, हमारे आज के कार्यक्रम का गणित के पाठ का समय भी समाप्त होने ही जा रहा है, तो इसीलिए मैं एक बहुत अंतिम इसीलिए हमने प्रूफ को छोड़ा है जी, क्योंकि प्रूफ देते तो हाँ एक जो तीसरा एक बहुत ही महत्वपूर्ण आपका निष्कर्ष है कि त्रिभुज के शीर्ष बिंदुओं से सामने की भुजा पर डाले गए लंब ये भी संगामी होते हैं। एक त्रिभुज ABC है, इनके शीर्ष बिंदु ABC हैं। A से लंब डाला है BC भुजा के ऊपर, A से लंब डाला है BC भुजा के ऊपर, B से बिंदु डाला है CA भुजा के ऊपर और C से बिंदु डाला है AB भुजा के ऊपर। ये तीनों लंब संगामी होंगे, एक बिंदु पर जाकर के मिलेंगे। तो पहले की भांति दो लंब हम खींचे देते हैं। मान लीजिए आपके B और C से हमने सामने की भुजाओं पर लंब खींच दिए। ये लंब निश्चित रूप से किसी न किसी बिंदु पर मिलेंगे। यहाँ पर ये M बिंदु पर जाकर के मिल रहे हैं। AM को हमने मिला दिया और अब हम ये सिद्ध करने के लिए जाएंगे कि AM BC के ऊपर ये लंब है। तो ये आपकी जो प्रमेय हैं त्रिभुजों के संबंध में, एक तो थी कि एक और जो प्रमेय है वो है, अंतिम जो प्रमेय है वो है कि यदि आपका एक ABC त्रिभुज है, यदि शीर्ष से मध्य बिंदुओं को मिला दिया जाए, सामने की रेखाओं के मध्य बिंदुओं को, रेखाखंडों के मध्य बिंदुओं को मिला दिया जाए तो ये भी संगामी होते हैं। ABC आपका त्रिभुज है, इनके आपके मध्य बिंदु हैं DEF, AD, BE और CF। इनको हमने मिला दिया और अब हमें ये सिद्ध करना है कि ये O बिंदु पर जाकर के मिलेंगे। तो ये रेखाओं त्रिभुज से संबंधित हमारे पास ये 4 प्रमेय निकल कर के आती हैं जी। एक बार थोड़ा सा दोहरा लें इनको जी। कि कोणों के अर्धक ये संगामी होते हैं, मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाएं ये संगामी होती हैं, भुजाओं के लंब अर्धक ये भी संगामी होते हैं। तो ये जो प्रमेय हैं ये बहुत महत्वपूर्ण प्रमेय हैं और हमारी गणित की दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप लोगों से मेरा, शिक्षक साथियों से और बच्चों से निवेदन है कि इसका जो प्रूफ है, इनकी जो उत्पत्ति है, इसको कृपया ज़रूर देख लीजिएगा। ये विश्लेषण कीजिए, चित्र बनाइए, विश्लेषण कीजिए और उसको सिद्ध कीजिए और करके देख लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, देखें, आज जैसा आपको बताया गया बिंदु पथ के बारे में हमने बात की, साथ में हमने त्रिभुज से संबंधित कुछ प्रमेयों पर बात भी की। जैसा हमने बहुत जगह आपके लिए प्रश्न छोड़े, आपके लिए कुछ कार्य छोड़ा कि आप अपनी पुस्तक से देखें और वहाँ पर अगर आपको कुछ परेशानी होती है अपने शिक्षक के साथ उसके बारे में चर्चा करें, उसे समझने का प्रयास करें। तब भी अगर कोई आपको परेशानी रहती है तो आप हमें पत्र लिख सकते हैं, आप हमें टेलीफोन द्वारा सूचित कर सकते हैं, एक छोटा सा पोस्ट कार्ड हमें लिख दें, हमारा पता आपको ज्ञात ही है। आप किसी भी पते पर आप अपने अध्यापक को, अपने प्रधानाध्यापक को भी दे सकते हैं, प्रिंसिपल को भी पत्र दे दीजिए, हम तक वो जरूर पहुंच जाएगा और हम आपकी उस समस्या का निवारण करने का प्रयास करेंगे। देखिए, आगे आने वाले अपने पाठों में हमने गणित में संख्या प्रणाली पर बात करनी है और फलनों पर बात करेंगे। तो मित्रों, दोस्तों, देखें, आप अपनी पुस्तक को ध्यान से पढ़ें, वहाँ पर संख्या के बारे में क्या दिया गया है, किस किस प्रकार की संख्याओं की बात की गई है, हम अगले पाठों में उन पर चर्चा करेंगे। आपने अगर पहले से उन्हें देखा होगा तो
निश्चित रूप से आपकी उन कुछ समस्याएं भी होंगी और उन समस्याओं के ऊपर हम चर्चा कर पाएंगे। आप टेलीफोन का भरपूर उपयोग कीजिए, टेलीफोन के पत्रों के माध्यम से हमसे संपर्क बनाए रखें। इसी के साथ हमारा आज का यह कार्यक्रम गणित का समाप्त होता है। विज्ञान के कार्यक्रम के लिए हम थोड़ी देर बाद पुनः मिल रहे हैं। नमस्कार।